नमस्कार। जय हिंद। अभी मैं कुछ रीसेंट एग्जाम्स के पेपर देख रहा था और उन सारे पेपर्स को देखने के बाद, उनके एनालिसिस के बाद मुझे ये चीज समझ में आई फाइनली कि भाई सिर्फ वन लाइनर फैक्ट पढ़ लेने से, सिर्फ कुछ घटनाओं को जान लेने से, कुछ चीजों को जान लेने से आप एग्जाम क्रैक बिल्कुल भी नहीं कर सकते आज के समय में। If you want to crack the exam, then you need to understand all aspects of any particular topic on any particular subject. तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के जितने सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं ना, उन सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, उन सारे एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। एक मोटी मोटा हिसाब में आपको ये बोलें कि आपको किसी भी विषय के बारे में जितने भी दशाएं हो सकती है, उन सारी दशाओं को जानना होगा, समझना होगा। उस विषय के बारे में एक गहन समझ रखने की आवश्यकता है, तब जाके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हाल ही में अभी जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम की बात करें, एकदम अनएक्सपेक्टेड पेपर, बिल्कुल किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो आपको पेपर के हर नेचर के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, तब जाके ही आप पेपर क्रैक कर सकते हैं। सीधी सी बात है एकदम। तो वही मैंने सोचा कि भाई कुछ तो ऐसा किया जाए जिसे सब लोग मिल बांट के तैयारी करें। तो फाइनली मैंने सोचा कि जो मुझे पता है वो मैं बताता हूं, जो आपको पता है वो आप बताइए। तो इस तरह से क्या है, मिल बांट के तैयारी करते हैं यार, बहुत अच्छे से और बहुत मजा आने वाला है। सो मैं प्रवीण शर्मा, और आज से आप मेरे साथ एक ऐतिहासिक यात्रा पर चलेंगे। ऐतिहासिक यात्रा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि हम भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे अब आप बोलेंगे कि इतिहास तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, इसमें इतना स्पेशल क्या है जो आप इतना भाषण दे रहे हैं। तो भाई इसमें स्पेशल ये है कि आप भारतीय इतिहास तो पढ़ेंगे, लेकिन आप भारतीय इतिहास को एक वैश्विक परिदृश्य से कंपेयर करके पढ़ेंगे कि भाई उस समय, जिस भी समय की हम बात करेंगे, उस पर्टिकुलर समय में क्या सिनेरियो जो है वो वैश्विक परिदृश्य में चल रहा था। और उस सिनेरियो से भारत को कनेक्ट करते हुए जब हम पढ़ेंगे ना, तब देखिए कैसे चुटकियों में आपकी एक जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, सब्जेक्ट को लेके, वो एकदम से बूस्ट कर जाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आज से शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि अब मैंने डायरेक्ट भारत का आधुनिक इतिहास क्यों शुरू कर दिया है ना। तो इसके पीछे भी कारण ये है कि जितने भी ऑलमोस्ट सारे एग्जाम जो होते हैं, उनमें अगर जिस भी एग्जाम में इतिहास विषय होता है, उस एग्जाम में क्या होता है कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है और मिडेवल हिस्ट्री है, उनका वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री की तुलना में थोड़ा कम होता है। इसलिए और हम सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद हम एंशिएंट और मिडिवल भी कवर करेंगे। और इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय में मैं एक दिन में 2 वीडियोस की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से हम सारे सब्जेक्ट को विद इन एग्जाम टाइम हम कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है भारत का आधुनिक इतिहास। हम आज से शुरू करेंगे। और देखिए क्वेश्चंस के पैटर्न की अगर हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली क्वेश्चन जो है वो 2 टाइप के आ सकते हैं एग्जाम में। एक तो होता है फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसमें सीधे उठा के आपको कोई भी फैक्ट पूछ दिया। और दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एक पहला जो है ये फैक्चुअल का एग्जांपल है कि सर्वप्रथम भारत में किस यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ। एकदम सीधा सा प्रश्न है कि कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में पहले आई। तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर आपको पता होगा तो आप एक बार में लगा लेंगे, है ना। इसका आंसर है पुर्तगाली। इसमें 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली जो है वो भारत आए थे। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो पांडिचेरी के संदर्भ में विचार कीजिए। पांडिचेरी के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला कंडीशन बोलता है इसमें कि इस पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने कब्जा किया। ठीक। दूसरा, इसके द्वितीय अधिपति फ्रांसीसी थे। और तीसरा, अंग्रेजों ने इस पर कभी अपना आधिपत्य स्थापित नहीं किया। क्या लगता है देख के कि भाई जब तक आप सारे एस्पेक्ट के बारे में अवेयर नहीं रहेंगे किसी भी चीज को लेकर, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे कहां बनने वाले हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाना है तो आपको एक डीप नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आज के समय में, क्योंकि कंपटीशन भी किस लेवल में बढ़ता जा रहा है साल दर साल, ये आप देख ही रहे हैं, है ना। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका आंसर है केवल एक, अर्थात इस पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना अधिकार किया था, ये सही है। और बाकी की ये जो सारे
ये जो बाकी के दो सेंटेंसेस है ये गलत है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की कड़ी में हम सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब हमको समझना है, देखिएगा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन अर्थात कि यूरोपीय कंपनियां भारत आई। अब यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही हैं तो कुछ तो उसके पीछे कारण रहा होगा। अगर थोड़ी गहनता से आप सोचते हैं तो दो क्वेश्चंस मन में बेसिकली आते हैं आपके कि भाई यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आई, कि भारत में ऐसा क्या था कि यूरोपीय कंपनियों को भारत में आने की आवश्यकता पड़ गई। और वहीं पे दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि उस समय इतने संसाधन तो थे नहीं, तो यूरोप में ऐसा क्या होता है कि भाई उनके पास इतने संसाधन अवेलेबल हो जाते हैं कि वो भारत तक आ सके। तो इन्हीं दो प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमको मिलेगा इस टॉपिक में। अर्थात हम पूरा एक वैश्विक परिदृश्य देखेंगे कि क्या ऐसी घटना हुई, कैसा सिनेरियो बना जिसके कारण जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत में आई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये जो आपको नक्शा दिख रहा होगा, तो इस नक्शे में थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन कौन सी जगह कौन कौन सी है ना। तो दिस वन इज यूरोप, यूरोप, ये है एशिया, एशिया, ये है अफ्रीका, अफ्रीका। ओके, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। अब कुछ देश भी हमको यहां पर जानना जरूरी है इस टॉपिक को अगर हमको समझना है तो ये तो आप देख के समझ गए होंगे, ये है हमारा भारत यानी कि इंडिया। यहां पे है पाकिस्तान, बेटा अपना, है ना। इसके बाद है ये है अफगानिस्तान, ये है ईरान, ये है इराक और ये है टर्की। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और टर्की। ठीक है, अब वहीं यूरोप की कंट्रीज की बात करें तो यहां पर यूरोप का जो ये वाला भाग है ये टर्की का ही पार्ट है। ठीक है, वैसे ही अगर हम इस वाले पोर्शन को देख लेते हैं तो दिस वन इज ग्रीस, इसकी राजधानी है एथेंस। ठीक है, और इस वाले एरिया की बात करें तो ये है हमारा स्पेन, स्पेन, और यहीं पे है छोटा सा देश पुर्तगाल, पुर्तगाल। तो लगभग ये सारी कंट्रीज की आपको जरूरत पड़ेगी कि क्या सिनेरियो था उस समय ये समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मन में विचार आता है कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि आधुनिक इतिहास के समय में जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत आई। तो क्या ऐसा था कि आधुनिक इतिहास हम जिस समय से लेते हैं उस समय से पहले अर्थात प्राचीन और मध्यकाल में यूरोप से व्यापार नहीं होता था भारत का? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यूरोप से भारत का व्यापार होता था। और कहां होता था, कैसे होता था, वो हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारी जगह है ये यहां गुजरात, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है लोथल, और इस लोथल से हमको प्राप्त हुआ है बंदरगाह, बंदरगाह। इसी को गोदी बेड़ा भी कहा गया है, गोदी बेड़ा। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इसे कहा जाता है सी पोर्ट। ठीक, तो गुजरात में, भारत के अंदर गुजरात प्रांत में लोथल नाम की एक जगह प्राप्त हुई है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, आईबीसी का स्थल है। यहां पर लोथल नाम की जो जगह प्राप्त हुई है यहां से हमको प्राप्त हुआ है बंदरगाह, जिसे गोदी बेड़ा भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे सी पोर्ट कहते हैं। ठीक है,
अब बंदरगाह तो मिल गया अपने को, लेकिन ये जो लोथल है ना, लोथल से हमको मिली है उस समय की जो समकालीन सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इन सभ्यताओं के जो वस्तुएं हैं, जो सिक्के हैं, जो मुहरे हैं, ये जो बर्तन हैं, ये सारी चीजें हमको लोथल से प्राप्त हुई हैं। तो भाई कहीं और की चीजें अगर कहीं और प्राप्त हो रही है, इसका सीधा सा मतलब ये निकल जाता है कि यहां और यहां पे व्यापार होता था। अर्थात मिस्र और मेसोपोटामिया आदि जगहों से जो भारत का व्यापार है वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। ठीक है। अब अगर थोड़ा सा और आगे हम देखें तो मध्यकाल, ये तो था, दिस इज ऑल अबाउट प्राचीन काल, प्राचीन काल। ठीक है। अब अगर हम मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल के लिए देखिएगा, मध्यकाल में यूरोप से व्यापार के लिए हमारे पास दो मार्ग थे बेसिकली। ठीक है। तो वो दो मार्ग कौन कौन से थे? पहला तो था ये अरब सागर के रास्ते, सीधे सीधे ये है हमारी अरेबियन कंट्रीज, अरेबियन कंट्रीज। अरेबियन कंट्रीज मतलब यमन हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये सारी कंट्रीज की जगह है। तो यहां से अरब सागर के थ्रू हमारा माल यहां तक आता था और यहां से फिर अरब कंट्रीज को पार करते हुए टर्की, और टर्की से होके फिर ये सारे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। तो ये था हमारा रूट नंबर 1। ठीक है। वहीं पे अगर दूसरे रूट की बात करते हैं तो भारत से पाकिस्तान, हालांकि उस समय पाकिस्तान नहीं था, यहां तक भारत था पूरा। तो भारत से पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के कुछ हिस्से को क्रॉस करते हुए ईरान, ईरान से फिर इराक के कुछ हिस्से को पार करते हुए टर्की, और टर्की से फिर अगेन यूरोप। यह था हमारा मार्ग नंबर 2। तो मध्यकाल में हमारे पास ये दो मार्ग थे, और इन्हीं दोनों मार्गों की सहायता से जो यूरोप में भारत का व्यापार है वो होता था। ठीक है। तो अब इतना तो समझ में आ गया हमको कि यूरोप से भारत का व्यापार चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। तो भाई ऐसी क्या दिक्कतें आई कि ये दोनों मार्ग को छोड़कर यूरोप वासियों को भारत तक आने के लिए एक नए मार्ग की खोज की आवश्यकता पड़ गई? तो इस चीज को अगर हम समझना चाहें तो हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये पहला मार्ग की अगर हम बात करते हैं, मार्ग नंबर 1 की, तो ये मार्ग नंबर 1 यहां से जब सामान जाता था तो अरेबियन कंट्रीज से होकर गुजरता था, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो अरब वाले क्या करते थे? अरब वाले वैसे भी बहुत अमीर लोग होते हैं, तो उनका टैक्स भी बहुत ज्यादा होता था। और भाई यहां से जब माल जाता था तो यूरोप तक जाते तक इतना ज्यादा महंगा हो जाता था ना कि ये जो मार्ग है वो कहीं से भी, किसी भी दृष्टिकोण से जो व्यापारी वर्ग थे उनके लिए इकोनॉमिकल सिद्ध बिल्कुल भी नहीं होता था। अब ये तो हो गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं कि मार्ग नंबर 2 में क्या दिक्कतें आती थी। तो पहली चीज तो मार्ग नंबर 2 में एक भौगोलिक दिक्कत थी हमको। क्यों भौगोलिक दिक्कत? इसलिए थी क्योंकि आप सबों ने अगर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये वाला जो मार्ग है ये काफी उबड़ खाबड़ रास्तों वाला है, अर्थात पर्वत पठार वाला एरिया ये है ना। अफगानिस्तान, बेसिकली अफगानिस्तान ईरान वाला एरिया, कई रेगिस्तान भी आते हैं इस रास्ते में। तो इन सबको पार करते हुए जाना बहुत ज्यादा क्लिष्ट मालूम होता था उस समय। तो और कुछ ही एक दो दर्रे थे, जैसे खैबर दर्रा हो गया, गोमर दर्रा हो गया। तो इन सारे दर्रों से ही जो ट्रांसपोर्टेशन था वो संभव था यहां से। फिर भी सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। अब एक समय ऐसा आता है ना कि ये सारा सिनेरियो जो है वो अचानक से चेंज हो जाता है। अब अचानक से चेंज होने के पीछे के जो कारण है उसको समझने के लिए हमको जो ये वाला हमारा एरिया है ना, ये इसको हमको थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा। तो उस एरिया को मैं यहां पर बना रहा हूं, ये और ये है हमारा यूरोप, और ये है हमारा टर्की।
यूरोप, टर्की। जो यूरोप है ना, इसके ऊपर का पोर्शन अर्थात ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ठीक है, देखिएगा, तो ऊपर का पोर्शन कहलाता है इसका काला सागर, और ये नीचे है मरमरा सागर, मरमरा सागर। और काला सागर और मरमरा सागर को एक जल संधि जोड़ती है। जल संधि अर्थात दो बड़े जो जल स्रोत होते हैं उनको जोड़ने वाली एक पतली जलधारा। तो ये इन दोनों को जोड़ती है एक जल संधि जिसका नाम है बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि। तो हमने इस वाले एरिया को जूम किया हुआ है, यूरोप, टर्की, काला सागर, मरमरा सागर, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम है बास्पोरस जल संधि। तो अब था ऐसा कि पहले तो माल जो है वो टर्की तक आता, टर्की से ये बास्पोरस की जल संधि को क्रॉस करते हुए जो है सीधे यूरोप में हमारा सामान पहुंच जाता था। उसी समय की बात है कि यूरोप का जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहां पर एक साम्राज्य हुआ करता था। देखते हैं, आइए एक मिनट। तो एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम है रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य बहुत वेल नोन, बहुत शक्तिशाली और ऐसा साम्राज्य जिसका आज तक नाम लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य और कितना शक्तिशाली साम्राज्य रहा होगा। तो ये जो रोमन साम्राज्य था, इसमें कुछ आंतरिक कारणों से ये जो रोमन साम्राज्य है ये बट जाता है दो भागों में। एक होता है पश्चिमी रोम और दूसरा कहलाता है पूर्वी रोम। पूर्वी रोम, पश्चिमी रोम और पूर्वी रोम। पश्चिमी रोम, इसकी राजधानी होती है अगेन रोम, वर्तमान इटली। वर्तमान इटली में है रोम, ये पश्चिमी रोम था। वहीं पूर्वी रोम जो था ना, इसे एक और नाम से जाना जाता था। इसका दूसरा नाम था बैजेंटाइन एम्पायर। बैजेंटाइन एम्पायर। अब भाई यूरोप वासी तो ठहरे अंग्रेज, बोल लेते थे बैजेंटाइन एम्पायर, बोलने में बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बात आती है जब हमारे अरब वासियों की ना, तो इनका तो एक्सेंट ही अलग है, इनके मुंह से कहां निकलेगा बैजेंटाइन। तो ये उसे बोल देते थे बैजंतिया साम्राज्य। बैजंतिया साम्राज्य। अगर बैजेंटाइन या बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम था कॉन्स्टेंटिनोपिल। कॉन्स्टेंटिनोपिल ये थी बैजेंटाइन एम्पायर की राजधानी, कैपिटल। लेकिन फिर हमारे यूरोप वाले तो अंग्रेजी में बोल लेते हैं, लेकिन अरब वाले तो अरब वाले हैं, कहां बोल पाएंगे। तो इस कॉन्स्टेंटिनोपिल को वो बोल देते थे कुस्तुनतुनिया। तो अभी तक हमने देखा कि भाई यहां पर यूरोप के इस वाले हिस्से में, जो कि एशिया से लगा हुआ हिस्सा है, यहां पर एक बहुत विशाल साम्राज्य था जिसका नाम था रोमन एम्पायर या रोमन साम्राज्य। और कुछ कारणों की वजह से ये जो रोमन साम्राज्य था ये दो भागों में विभाजित हो गया। पहला था पश्चिमी रोमन साम्राज्य और अगला था हमारा पूर्वी रोमन साम्राज्य।
पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी, जो कि वर्तमान इटली में है। वहीं पे पूर्वी रोम साम्राज्य, जिसे बैजेंटाइन एम्पायर या बैजेंटिया साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, इसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे कुस्तुनतुनिया भी कहा जाता था। और ये कुस्तुनतुनिया और कोई नहीं, वर्तमान का इस्तांबुल है। इस्तांबुल। और ये जो मैं आपको सारी घटनाएं बता रहा हूं ना, ये घटना हुई थी सन 1453 में। ये तो हो गया इस यूरोप वाले भाग की बात। वहीं पे एशिया का ये जो टर्की वाला भाग है ना, इसी समय, ठीक इसी समय, इस टर्की वाले भाग में भी एक और साम्राज्य का उदय हुआ, जिसका नाम था उस्मानिया साम्राज्य। उस्मानिया साम्राज्य। तो अब क्या होता है, ये सारी चीजें चेंज होती हैं तब जब ये उस्मानिया साम्राज्य जो है, इनकी लड़ाई हो जाती है पूर्वी रोमन साम्राज्य या बैजेंटाइन एम्पायर से। और ये बहुत छोटा सा साम्राज्य रहता है, धीरे धीरे छोटी छोटी जगहों को जीत के ना अपना साम्राज्य विस्तार करते रहता है। और इसकी लड़ाई जब ये पूर्वी रोमन साम्राज्य से होती है ना, तो ये छोटा साम्राज्य होते हुए भी, चूंकि ये बड़ा साम्राज्य तो था, लेकिन चूंकि ये विभाजित हो चुका था, तो ये कहीं ना कहीं कम शक्तिशाली होते हुए भी ये जीत जाता है। और इस तरह से जो उस्मानिया साम्राज्य है, इसका जो कब्जा है वो कुस्तुनतुनिया पर हो जाता है। अब कारण यही है कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों का नियंत्रण हो जाने के कारण, तो यहां पे कुस्तुनतुनिया, यहां पर उस्मानी, और यहां पर भी उस्मानिया सल्तनत। तो ये दोनों जगह पे उस्मानिया सल्तनत आ गए। अब तो इन दोनों जगहों पे जब उस्मानिया सल्तनत आ गए, तो इन्होंने इतना ज्यादा एकदम से टैक्स को बढ़ा दिया ना, कि ये मार्ग जो है, सेकंड वाला हमारा मार्ग, किसी भी दृष्टिकोण से व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं हुआ। इतना, मतलब व्यापारियों को भाई इकोनॉमिकल सिद्ध होता ही नहीं था, कहां से व्यापार करें। और भारत से व्यापार करना भी उनको जरूरी था। क्यों जरूरी था, ये हम आगे देखेंगे। तो भारत से उनको व्यापार करना जरूरी था, लेकिन ये मार्ग का टैक्स इतना ज्यादा हो गया कि भाई अब व्यापार नहीं हो पाएगा इनसे। तो अब क्या किया जाए, तो अब एक ही चारा बचता है, क्या? वो था भारत तक आने के लिए यूरोप से एक नए मार्ग की खोज। अब स्थल मार्ग तो यही है बस अपने पास, तो अल्टीमेटली इनको जल मार्ग ही खोजना पड़ेगा। तो जल मार्ग के खोजने की स्थिति में क्या क्या चीजें होती है, वो हम आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूं यहां पे। ओके, तो अब हमको देखना है कि क्या ऐसा कारण था। वो तो हम जान गए कि कारण क्या था, लेकिन अब कारण तो देख लिए हम, अब हमको रिजल्ट देखना है कि किस तरह से यूरोप वासियों ने भारत तक आने के लिए एक नए मार्ग की खोज की। ठीक है। अब एक प्रश्न हमने शुरू में और डिस्कस किया था कि भाई इस समय में उतने संसाधन तो थे नहीं हमारे पास, तो क्या ऐसा हुआ जिसके कारण यूरोपवासी जो थे वो भारत आ पाए, अर्थात उनके पास ये इन सारी चीजों के लिए संसाधन कहां से आए, इस चीज को हमको देखना है। तो उस समय चलिए एक आपको बात बताता हूं कि उस समय यूरोप में हुआ क्या, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का अर्थ है एक तार्किक सोच, एक वैज्ञानिक सोच का उदय। एक सीधे शब्दों में अगर आप समझना चाहें पुनर्जागरण का अर्थ, तो आप समझ सकते हैं एक तार्किक सोच या वैज्ञानिक सोच का उदय। तो उसी समय, ठीक उसी समय यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। अब पुनर्जागरण कैसे हुआ, तो देखिए क्या था, प्राचीन काल की अगर हम बात करते हैं, प्राचीन समय की, तो प्राचीन समय में जो सारी व्यवस्था थी वो मानव केंद्रित होती थी। मानव केंद्रित व्यवस्था का अर्थ हम इस तरह से ले सकते हैं कि हर कार्य मानव खुद करता था अपने लिए, मतलब हर कार्य के लिए मानव स्वयं को ही रिस्पॉन्सिबल मानता था। उसी समय बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ भी लिखे गए इन्हीं चीजों पर। लेकिन मध्यकाल के आते आते ना व्यवस्था कुछ इस तरह से हो गई कि सारी जो व्यवस्था थी वो ईश्वर केंद्रित हो गई। ईश्वर केंद्रित व्यवस्था का मतलब ये होता है कि ये हुआ, अरे यार ये ईश्वर के कारण हो गया,
किसी को कुछ अच्छा हो रहा है तो ईश्वर के कारण हो रहा है, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो ईश्वर के कारण हो रहा है, अर्थात जो पूरी व्यवस्था थी वो ईश्वर केंद्रित हो गई। और वहीं पे जब आधुनिक युग आया तो फिर से वो प्राचीन समय में लिखी गई किताबों का प्रचार प्रसार हुआ और उसे पढ़कर लोगों में एक नए तार्किकता का बोध हुआ, लोगों को एक नया वैज्ञानिक सोच डेवलप हुई, लोगों के अंदर एक अलग सा एक माहौल हो गया पूरा। लोग नए नए इनोवेशंस की बात करने लगे, नए नए शोध अनुसंधान हुए, नए नए आविष्कार हुए। तो इस पुनर्जागरण के फलस्वरूप ही यूरोपवासी इतने सक्षम हो गए कि भाई ये भारत तक आने के लिए एक नया मार्ग की खोज कर सके। तो अब बात करते हैं कि यूरोप से कौन पहले निकला। तो सबसे पहले निकला था स्पेन से सन 1492 में एक नाविक था जो कि अपने जहाजों का बेड़ा लेकर निकला। इसका नाम था, आप सबों ने सुना होगा, इसके नाम का एक कार्टून भी आता था पहले कार्टून नेटवर्क पर, क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से निकलता है सन 1492 में भारत की खोज करने के लिए। लेकिन अब इनको तो आइडिया होता नहीं कि भाई हम कैसे जाएं, कहां जाएं, किस तरह से जाएं, कोई आइडिया नहीं रहता। एक अनुमान के आधार पर ये निकलते हैं और इनको आना चाहिए था इधर, लेकिन ये महाशय चले जाते हैं इधर और भारत की बजाय वो पहुंच जाते हैं अमेरिका महाद्वीप में। और अमेरिका महाद्वीप में पहुंचते हैं तो इसीलिए अमेरिका की खोज या अमेरिका के लिए जलमार्ग की खोज का जब श्रेय दिया जाता है तो वो दिया जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस को। ये कोलंबस का चैप्टर यहां पर क्लोज होता है। यहीं पर अब हम बात करेंगे पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल के जो प्रिंस थे इनका नाम था हेनरी। पुर्तगाल में जो प्रिंस थे उनका नाम था प्रिंस हेनरी। और ये जो प्रिंस हेनरी थे इनकी इनकी समुद्री मार्गों में या समुद्री मार्गों की खोज में इतनी ज्यादा रुचि थी। वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन आपने देखा होगा, एक आंख बंद वाला, वैसा ही कुछ। तो ये जो प्रिंस हेनरी थे इनकी समुद्री मार्गों की खोज में इतनी ज्यादा अच्छी रुचि थी ना कि इन्होंने इतने बार जहाजों का बेड़ा लेकर निकले थे पुर्तगाल से कि लगभग यहां तक का तो इन्होंने मैप ही बना के रख लिया था। मतलब यह होता है कि स्पेन वाले भी खोज के लिए निकले और पुर्तगाल वाले भी निकले, लेकिन इंफॉर्मेशन किसके पास ज्यादा है? तो पुर्तगाल वालों के पास। तो पहले कौन पहुंचेगा? पुर्तगाल वाले। स्पेन वाले तो पहुंच ही नहीं पाए, स्पेन वाले तो अमेरिका चले गए हैं, है ना। तो अब देखते हैं कि ये जो प्रिंस हेनरी थे इन्होंने ये अफ्रीका के जो तटीय क्षेत्र हैं इसका पूरा मैप तैयार करवा लिया था। तो इसी कारण से इनको एक संज्ञा दी जाती है द नेविगेटर। इन्हें कहा जाता है द नेविगेटर। ठीक है, यही का एक आदमी होता है और जिसने खोज की थी ये वाला जो एरिया होता है ना इसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, या हिंदी में हम इसी को कह देते हैं उत्तमाशा अंतरिक्ष। उत्तमाशा, सॉरी ये मात्रा गलत हो रहा है यहां पे, उत्तमाशा अंतरिक्ष। कैप ऑफ, ये अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसको कहा जाता है कैप ऑफ गुड होप, या हिंदी में हम इसे कहते हैं उत्तमाशा अंतरिक्ष। तो सन 1487 में एक आदमी था जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। ये बार्थोलोम्यू डियाज ने सन 1487 में ये कैप ऑफ गुड होप की खोज कर ली थी। ठीक है,
अब ये केप ऑफ गुड होप की खोज इसने कर ली, तो कुल मिलाकर जो पुर्तगाल वाले हो गए, इनके पास यहां तक का पूरा मैप तैयार था। इनको पता था कि हमको हाँ वो केप ऑफ गुड होप तक जाना है, उसके बाद आगे का मार्ग हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे वहां जाकर। इस तरह से कुछ इनकी प्लानिंग हुई। और इनकी प्लानिंग जब होती है तो उसके बाद सन 1497 में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा 3 या 4 जहाज का एक बेड़ा लेकर, 3 और 4 में मतभेद है इतिहासकारों के बीच में, तो 3 या 4 जहाजों का एक बेड़ा लेकर निकलता है भारत की खोज के लिए। अर्थात भारत की खोज नहीं, भारत तो था ही, भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए ये निकलते हैं महाशय हमारे। अब ये वास्को डी गामा 1497 में निकलता है, और निकलते हुए यहां तक का तो चूंकि इनके पास मैप था तो यहां पर पहुंच गए। अब यहां से ये तट के किनारे 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 ये ऊपर आते गए आते गए आते गए, और लगभग इस वाले एरिया में इनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है उस व्यक्ति का अब्दुल मनीद, या कई बुक्स में आपको ये मजीद भी मिलेगा, अब्दुल मनीद या मजीद। तो ये अब्दुल मनीद या मजीद जो होता है ना, एक अरब का व्यापारी होता है। और ये व्यापारी से जब ये मिलते हैं तो ये व्यापारी इनको मार्ग बताता है कि हाँ आप इस दिशा में जाइए तो आपको भारत मिल जाएगा, और ये एकदम सही दिशा बताता है। और इस तरह से इसकी दिशा को फॉलो करते हुए जो हमारे पुर्तगाली थे वो भारत तक पहुंचते हैं। इसीलिए पथ प्रदर्शक की जो संज्ञा है वो दी जाती है अब्दुल मनीद या अब्दुल मजीद को। ठीक है, तो इस तरह से अब्दुल मजीद के बताए हुए डायरेक्शन के आधार पर जो पुर्तगाली होते हैं, अर्थात वास्को डी गामा का जो जहाजों का बेड़ा होता है, वो 1498 में भारत पहुंचता है। भारत के, और भारत जब पहुंचता है तो भारत में ये जगह है केरल। केरल, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, और इस कालीकट बंदरगाह पर यहां का राजा होता है जमोरिन। जमोरिन इसका नाम नहीं होता, याद रखिएगा। जमोरिन इसको उपाधि दी हुई होती है, इसका नाम जो है वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। तो केरल के जो राजा होते हैं, मतलब जो वास्को डी गामा होता है, वो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है सन 1498 में। और 1498 में जब ये पहुंचता है तो जमोरिन नाम का जो वहां का राजा होता है वो इनका भव्य स्वागत करता है। एक चीज और आप यहां पर ध्यान में रखेंगे कि ये जिस टाइम पे भारत आ रहा है ना, इस टाइम पे भारत में अगर विदेश व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो अरब वासियों का प्रभुत्व होता है। ठीक है, अरब वासियों का यहां पर प्रभुत्व होता है। अब होता ही है कि यहां पर आया, और लगभग 3-4 महीने का समय जो है वो वास्को डी गामा यहां पर व्यतीत करता है। और 3-4 महीने व्यतीत करने के बाद जब ये वापस जाने लगता है तो हमारे जो जमोरिन साहब होते हैं वो इनको, भाई अब मेहमान आए हैं तो मेहमान नवाजी करने के बाद जाने के समय कुछ देना तो हमारे यहाँ रिवाज है शुरू से। तो जब वास्को डी गामा महाशय निकलते हैं जाने के लिए तो इनको लगभग भर के एक थैला दे देते हैं ये मसाले, कुछ भारतीय वस्तुएं दे देते हैं, कुछ भारतीय कपड़े दे देते हैं, कुछ भारतीय रत्न दे देते हैं। तो इस तरह से इनको विदा के समय कुछ जो अपने तरफ से बनता है वो इनको विदागरी के रूप में ये दे देते हैं। मजे की बात तब होती है जब ये वास्को डी गामा वापस जब अपने देश पहुंचता है पुर्तगाल इन सारे सामानों को लेकर, और इन सारे सामानों को जब बेचता है वहां पे, तो बिलीव नहीं होता किसी को। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, क्योंकि ये जो सामान है ना वो पूरी यात्रा में जो खर्च हुआ था उसके 60 गुना ज्यादा कीमत में बिकता है। और ये देख के
यूरोपवासी इतने ज्यादा ललायित हो जाते हैं और भारत पर आने के लिए कि मतलब आप सोच सकते हैं कि पूरी यात्रा के खर्चा का 60 गुना सिर्फ थोड़े से सामान से मिल गया, अर्थात थोड़े से मसालों से। तो भारत पर आने का कारण क्या था बेसिकली भारत की खोज का? तो वो थे मसाले। अब यूरोपवासी मसालों के लिए इतने ललायित क्यों थे? क्योंकि वहां पे तो मसाला होता नहीं है। मसाला के लिए वैसे भी हमारा केरल कर्नाटक वाला जो एरिया है, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का जो एरिया है, कार्डेमम हिल्स है, ये मसाले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और उनको मसाले की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि यूरोप जो है वो ठंडे प्रदेश में आता है, और ठंडे प्रदेश में अगर शरीर को गर्म रखना है तो मांस मदिरा का सेवन तो जरूरी है। तो मांस को लंबे समय तक रखने के लिए, अर्थात मीट प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी था क्या? मसाले। और इन्हीं मसालों के कारण ही जो यूरोपवासी थे वो भारत की ओर आकर्षित हुए, भारत की ओर आने के लिए ललायित हुए। क्लियर हो रहा है इतना? अब यहीं पे कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं कि इसके बाद वास्को डी गामा तो चला गया, इसके बाद सन 1500 में पेड्रो अल्बरेज भारत आया, पेड्रो अल्बरेज। और सन 1502 में वास्को डी गामा। 1500 में पेड्रो अल्बरेज भारत आया उसी मार्ग से। 1502 में 1500 में पेड्रो अल्बरेज आया और 1502 में वास्को डी गामा फिर से द्वितीय बार भारत आया। और इस बार जब वास्को डी गामा भारत आया ना, तो इसने आकर यहाँ का पूरा जो चारों तरफ है उसको अच्छे से देख के, अच्छे से ध्यान से सारी चीजों को समझ के यहाँ से चला गया था। अब इस बार ये भारत आता है ना तो बहुत प्लानिंग से आता है, अपने साथ बहुत सारी तोपें वगैरह भी लेके आता है, या सैनिक लेके आता है बोल सकते हैं, या हथियार लेके आता है बोल सकते हैं हम। अब हथियार लेके क्यों आता है? क्योंकि इसको आप सोचिए, अगर ये जो समुद्र का एरिया है अरब सागर वाला, और ये थोड़ा सा हिंद महासागर का मिलता जुलता जो एरिया है, यहां पर अगर उनका अधिकार हो जाए तो फिर और कोई भी आएगा उससे ये टैक्स लेंगे, यहां से सामान जाएगा उससे ये टैक्स लेंगे, कुल मिला के इनको कमाना था पैसा। तो आकर वो, और जैसा वो सोचता है वैसा कर भी लेता है, आकर ये जो वाला जो समुद्री एरिया है इस पर अपना पूरा अधिकार कर लेता है, एकाधिकार इनका चलता है। और लगभग उसके बाद लगभग 150 वर्षों तक इस ये जो समुद्री एरिया है इस पर इन्हीं का एकाधिकार होता है। हालांकि ये सारी चीजें हम लोग जब पुर्तगालियों को अलग से पढ़ेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो और भी अच्छे से इसको डीप में कवर अप करेंगे हम। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां बनी वैश्विक परिदृश्य में कि पुर्तगालियों को भारत आना पड़ा। ये तो था सिर्फ आने का कारण। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, एक एक जो देश के जो लोग थे वो भारत आते गए, जैसे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेजी, ये सारे जो लोग हैं इनको एक एक लेक्चर में लेके हम बहुत ज्यादा डीप में कवर अप करेंगे। और डीप में कवर करने का कारण ये होगा कि आप चाहे क्वेश्चन फैक्चुअल आए चाहे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आए, आप बनाने में सक्षम होंगे उसको। तो मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए, फैलाइए वीडियो को थोड़ा सा, और सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिएगा चैनल को। अगर आप पढ़ने के इच्छुक है तो कोई बाध्यता नहीं है इसमें। और लाइक तो बिल्कुल यार, इतना मेहनत कर रहा हूं तो लाइक तो बनता ही है ना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।